दोस्तों, मैं रहित और आज मैं आपके लिए फिर से डेवलपमेंट का चैप्टर लेकर के आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको डेवलपमेंट चैप्टर जो कि इकोनॉमिक्स का 10th क्लास का चैप्टर है उससे रिलेटेड जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं और इवन जो आपके स्कूल के एग्जामिनेशन और प्री बोर्ड के लिए भी रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर डिस्कशन करूंगा। और पूरा विश्वास रखो, अगर ये पूरी वीडियो देखते हो तो इस एक वीडियो के द्वारा आप पूरे के पूरे डेवलपमेंट चैप्टर पर आपका कमांड होगा, कहीं से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत अच्छी तरह से उसका आंसर दे पाओगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2015 में आया था। मैं इसमें 5 मार्क्स, 3 मार्क्स और 1 मार्क्स सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं 5 मार्क्स के जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे सीबीएसई बोर्ड में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू द लेवल ऑफ इनकम इज इंपॉर्टेंट, इट इज एन inadequate measure of the level of development, justify this statement। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनकम जो कि एक थ्रू द लेवल ऑफ इनकम इज इंपॉर्टेंट। इनकम जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी कोई जगह, कोई देश या कोई कंट्री या कोई पर्सन वो डेवलप है या नहीं, वो विकसित है या नहीं, हम उसकी इनकम से पता तो लगाते हैं, ये तो सही बात है, लेकिन ये इनएडिक्वेट है, अपर्याप्त है। ऐसा क्वेश्चन में क्या है, अगर आप इससे सहमत हो, एग्री करते हो तो जस्टिफाई करो स्टेटमेंट को। बिल्कुल आप कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट वे टू मेजर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है, इनकम एक इंपॉर्टेंट वे है जिससे हम डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं, बट इट इज एन एडिक्वेट, ठीक है, इट इज नॉट द ओनली वे टू मेजर द डेवलपमेंट। और ये एकमात्र रास्ता नहीं है जिससे कि हम डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं, तो ये पर्याप्त तो नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो ये एकमात्र रास्ता भी नहीं है। इट इज ओनली द मेटेरियलिस्टिक मेजर ऑफ डेवलपमेंट। यह केवल भौतिक चीजों का, सुख सुविधाओं का, ठीक है ना, आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा है, एजुकेशन कितना अच्छा है, आप और किन चीजों में अच्छे हो, ये सब चीजें नहीं पता लगाता। मेटेरियलिस्टिक कहने अगर आपके पास पैसे हैं ना, अगर आप धनी हो, पढ़े लिखे हो या नहीं हो, आपको स्वास्थ्य की या हेल्थ की फैसिलिटी हो या नहीं हो, लेकिन बहुत पैसे हैं, तो ये मानेगा, यह जो इनकम का जो क्राइटेरिया है यह मानेगा कि आप डेवलप हो। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। वही कहा जा रहा है इट इज ओनली द मेटेरियलिस्टिक मेजर ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट का केवल भौतिक स्वरूप या मेटेरियलिस्टिक मैटर को केवल मेजर करता है कि किसी के पास गाड़ी बंगला ये हो। जैसे आप पंजाब का एग्जांपल ले सकते हो, वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे पैसे लोगों के पास है, हरियाणा के पास लोगों के पास पैसे, लेकिन एजुकेशन नहीं है। वो डेवलप तो है, पैसे हैं, सुख सुविधा की सारी चीज, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन एजुकेशन का वहां पर बहुत ही ज्यादा अभाव है, वहां पर स्कार्सिटी है उसकी। तो ये यही कहा जा रहा है कि जो इनकम है वो मेटेरियलिस्टिक मेजर करता है डेवलपमेंट का, टोटल मेजरमेंट नहीं करता, ओवरऑल मेजरमेंट नहीं करता। आप देख सकते हैं, नो नाउ दिस डेज द एचडीआई इज अ फेमस क्राइटेरिया टू मेजर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। आज के दिनों में अभी जो रेलेवेंट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एचडीआई जिसको शॉर्ट में कहते हैं, ये ज्यादा रेलेवेंट है। इसी के थ्रू ज्यादा से अच्छी तरह से हम मेजर कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बाद में बताऊंगा, और पहले भी बताया था कि इसमें एजुकेशन, हेल्थ और सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, उनको देखा जाता है। और इसमें देख सकते हैं हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन एक्सेट्रा आर मेन इंडिकेटर ऑफ एचडीआई। जैसा कि मैंने बताया आपको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये नहीं देखता कि आपका इनकम कितना, ये देखता है कि आपकी हेल्थ फैसिलिटी कितनी अच्छी है आपके पास, आपको एजुकेशन आपका कितना अच्छा है, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करा पा रही है कि नहीं गवर्नमेंट करा पा रही है, और सिक्योरिटी, हर तरह की जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी आपको मिली है कि नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें देखता है। द एचडीआई इज मोर रेलेवेंट इंडेक्स टू मेजर डेवलपमेंट। आपको जैसा मैंने बताया, एचडीआई जो है अभी ज्यादा रेलेवेंट है किसी भी मेजरमेंट से अगर कंपेयर करोगे डेवलपमेंट के मेजरमेंट करने वाले क्राइटेरिया से, तो एचडीआई ज्यादा रेलेवेंट है, ज्यादा प्रासंगिक है, ज्यादा अभी यूज में है, ठीक है। और एचडीआई प्रोवाइड्स ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट देन इनकम। इनकम के कंपेयरली जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो ज्यादा ब्रॉडर, विस्तृत स्वरूप देता है, ज्यादा चीजों के बारे में बताता है। अगर इनकम से केवल पता लगाना हो तो आप केवल इनकम की बात करोगे तो उससे तो नहीं होगा ना, इसमें ज्यादा चीजों के बारे में बताया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। जैसे कोई आदमी पैसा है तो ठीक है, अच्छी बात है, एजुकेशन है कि नहीं ये भी देखता है, उसकी हेल्थ फैसिलिटी है कि नहीं है, जॉब सिक्योरिटी से लेकर के बहुत सारे, जैसे सोशल सिक्योरिटी मतलब समाज में महिलाओं को चाहे हर लोगों को सुरक्षा दिया गया है कि नहीं दिया गया है, जो इक्वालिटी है वो है कि नहीं सोसाइटी में, सारी चीजों को देखता है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे।
दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज एचडीआई, विच ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स द एचडीआई, एक्सप्लेन द थ्री मेजर इंडिकेटर ऑफ द एचडीआई। ये 2015 में एक क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है भाई, ये आप हमको बताइए। उसके बाद पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एचडीआई से, विच ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स द एचडीआई, सो मेजर्स नहीं डेवलप्ड द एचडीआई। एचडीआई को किसने डेवलप किया था, किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था इसको, और थ्री मेजर इंडिकेटर बताइए एचडीआई के। तो एचडीआई बता सकते हैं, एचडीआई इज ए टूल विच मेजर डेवलपमेंट, यह डेवलपमेंट को मेजर करने का एक टूल है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, उसी ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डेवलप किया था। और सबसे पहले अब हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आता है, आप अगर करंट अफेयर्स से अगर अपडेट रखते हो अपने आप को तो पता होगा, ये हर साल आता है, तो यही इशू भी करता है इस चीज को। और थ्री मेजर इंडिकेटर क्या है, जैसा हेल्थ, एजुकेशन और सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी, ये तीन चीजें जो है ये मेन थ्री इंडिकेटर्स हैं, तो आप ये भी जान गए। उसके बाद एक क्वेश्चन आया, व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे बी द डिस्ट्रक्शन फॉर द अदर्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। 2014 का क्वेश्चन था कि जो डेवलपमेंट है एक को तो फायदा देता है लेकिन दूसरे को बिल्कुल ध्वस्त कर देता है, उसको बहुत अधिक नुकसान होती है या उसको नष्ट कर देता है, उसको क्षति करता है, ठीक है। तो ये जो बात है, इस स्टेटमेंट को आपको एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स के साथ बताना है, जस्टिफाई करना है। तो देखिए, देख सकते हैं, इट्स ट्रू दैट डेवलपमेंट मे टर्न डिस्ट्रक्शन फॉर अदर्स। जैसा कि आप समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने लिखा है कि जो डेवलपमेंट है किसी किसी का के साथ डिस्ट्रक्शन या विध्वंस का भी काम करता है, उसके साथ नुकसान का भी काम करता है। एक लोग को तो फायदा होगा, बैन और बूम दोनों है डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब किस तरह से, जैसे सरदार सरोवर डैम का मैंने एग्जांपल दिया, देख सकते हैं डैम, लोकल विलेजर्स जो थे, जहां जो लोकल या ट्राइबल्स लोग थे, जहां सरदार सरोवर डैम बनाया गया था, वहां प्रॉब्लम क्या हुआ, उनकी रिहैबिलिटेशन की प्रॉब्लम हुई, माने उनको वहां से हटा के कहीं दूसरी जगह बसाने का। इसके कारण से क्या हुआ, कल्टीवेटेड लैंड का और उनके होम का नुकसान हो गया। जहां रहते थे वो गांव खत्म हो गए, जो कल्टीवेटेड लैंड थे, जहां पर खेती होती थी, जहां पे उनके चारागाह थे, जहां पशु उनके चारा खाते थे, या जो मैदान थे, ग्रेजिंग लैंड थे, वो भी खत्म हो गए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, तो इससे उनका तो नुकसान हुआ और अनएम्प्लॉयड भी हो गए। अब जो खेती बाड़ी का काम करते थे, अब वो कहीं शहर में कहीं दूसरी जगह बसा दिया गया, तो मजबूरी में वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि जो काम अब उनको करना था वो तो आती नहीं थी। खेती बाड़ी अब शहर में तो हो नहीं सकती थी। डेवलपर्स जिन्होंने डेवलप किया था इसको, उसके साथ क्या हुआ, उसको कैसे फायदा हुआ, तो आप देख सकते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी उन्होंने डेवलप की, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुआ, टूरिज्म बढ़ा, तो ये सारे फायदे भी गवर्नमेंट को हुए, ठीक है। अब एमएनसी, जैसा कि आप जानते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां जो इंडिया में आती हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं, आपको पता ही होगा, जैसे कि क्या कहते हैं, पूमा, ये सब सारी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी वो होती हैं जो एक से अधिक देशों में, बहुत सारे देशों में अपनी ब्रांच लगाती हैं, अपनी फैक्ट्री लगाती हैं, आउटलेट लगाती हैं, ठीक है। तो उनसे क्या होता है, तो उससे क्या होता है, पहली बात कि वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, मार्केट कंपटीशन को बढ़ाती है, और लैंड ऑनर प्रॉफिट भी होता है। जो जमीन का मालिक है वो जमीन को एमएनसी को देता है और उसको प्रॉफिट भी होता है। लेकिन नुकसान इससे क्या होगा, फिर देख सकते हैं, लॉस्ट ऑफ लोकल कल्टीवेटेड लैंड। जो निजी जो लैंड होता है खेती बाड़ी वाला, वो उसका नुकसान होता है। देखिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एमएनसी के लॉस में क्या है, लोकल कल्टीवेटेड लैंड है, उनका लॉस होता है। उसके बाद क्या, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है, और स्मॉल इंडस्ट्रियों को भी नुकसान होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये समझ गया। अब एक क्वेश्चन आया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर 2013 में, व्हाट इज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सजेस्ट एनी 2 वेज इन विच रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड जुडिशियली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत साल ये आया है पेपरों में, तो ध्यान देंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या, देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा पैटर्न होता है डेवलपमेंट का जिसमें प्रेजेंट का यूज, प्रेजेंट के लिए ऐसा वाइजेबल यूज किया जाता है, प्रेजेंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए या नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेज बचने चाहिए उनको किसी तरह का लॉस भी नहीं हो। मतलब बिना किसी समझौते, फ्यूचर जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन की नीड या जरूरत से बिना कोई कॉम्प्रोमाइज किए, बिना कोई समझौता किए इसका
यूज किया जाता है, जिस तरह यूज किया जाता है उसी रिसोर्सेज का, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। देख सकते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट दैट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ वाइजेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइज द फ्यूचर नीड। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा तरीका प्रोवाइड कराता है जिसमें प्रेजेंट की जरूरत वाइजेबल वे प्रोवाइड कराता है कि रिसोर्सेज का वाइजेबल हम यूज करें और प्रेजेंट की जरूरतों को पूरा करें, लेकिन फ्यूचर की जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन की नीड से कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। ठीक है, अब देख सकते हैं रिसोर्सेज कैन बी यूज जुडिशियली इन द फॉलोइंग मैनर्स, और किन तरीकों से हम कर सकते हैं न्यायोचित तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से, सही तरीके से रिसोर्सेज का यूज, वो आप देख सकते हैं। जैसे पहला है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, साइकिल यूज कर सकते हैं रादर देन प्राइवेट व्हीकल। अपने प्राइवेट व्हीकल कार बाइक और टू व्हीलर्स की जगह पे आप मेट्रो, बसेस, और नहीं तो अगर शॉर्टर डिस्टेंस है तो पैदल या साइकिल भी, बाइसाइकिल यूज कर सकते हो, जैसे लिख रखा है। अर्बनाइजेशन विदाउट डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को बिना खत्म किए ही अगर अर्बनाइजेशन हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि एक तरह तो अर्बनाइजेशन करके आप पॉल्यूशन लेवल को बढ़ा रहे हो, और ऊपर से जो पॉल्यूशन को खत्म करने वाले हमारे फॉरेस्ट हैं उन्हीं को खत्म कर रहे हो, तो एक तरफ तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है और जो उसको पॉल्यूशन को खत्म करता है उसको भी खत्म कर रहे हो, तो डबल पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, तो इससे एनवायरमेंट को नुकसान होगा। और उसके बाद प्लांटेशन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करो, वो भी अच्छा है। वाइजेबल यूज ऑफ एनी रिसोर्स, अब किसी भी तरह की रिसोर्स का वाइजेबल यूज ही होना चाहिए, सोचा समझा यूज होना चाहिए, तभी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट माना जाएगा और तभी सभी के लिए वो अच्छा होगा, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। और स्टॉप ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर, नेचर का कभी भी ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए। जंगलों की कटाई करनी है तो हम जंगलों का इस तरह से साइंटिफिक कटिंग करें ताकि ग्रेजिंग साइंटिफिक उनको एक्सप्लोर करें, ताकि हम आगे जाने के लिए उनको फिर से पनपने के लिए या उनको फिर से रिन्यू होने का मौका मिल सके। तो इस तरह बहुत सारी चीजें, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन किए, और भी क्वेश्चन करेंगे, आप बने रहिए। तो अब हम आगे 3rd मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं और इवन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सबों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3rd मार्क्स वाले क्वेश्चन के ऊपर ही फोकस किया है। जैसे कि आप देख सकते हो 2019 में एक क्वेश्चन है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो एनवायरमेंट को जो नुकसान होगा, जो डिग्रेडेशन होगा, जो हमारे पर्यावरण का निम्नीकरण होगा, वो किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री की बाउंड्री को नहीं मानेगा। अगर मान लो कि किसी हमारे नेबरिंग कंट्री में कोई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, एनवायरमेंट को किसी भी तरह का कोई हार्म होता है, कोई क्षति पहुंचती है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, उसके जो परिणाम है वो, या उसके जो रिजल्ट है वो हर देश को और पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। क्वेश्चन है, आपको जस्टिफाई करना है। बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने यहाँ पर देखो पूरे आंसर नहीं लिखा है, एक हिंट दिया है जिससे आप आंसर खुद बना सकते हो, और ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने 3 वर्ड लिखे हैं, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा कैसे, आज आपको पता है कि यह चैप्टर मोस्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही डिपेंडेंट है, जो डेवलपमेंट का चैप्टर है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम नहीं मानते हैं, उसके वे को, उसके तरीके को नहीं अपनाते हैं अपने लाइफ में, अपने डेवलपमेंट के प्रोसेस में, तो इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन होगा। हम अगर एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं अपने इन्वायरमेंट का, अपने इकोलॉजी का, तो इकोलॉजिकल इंबैलेंस होगा और पॉल्यूशन में बढ़ोतरी होगी। हम अर्बनाइजेशन करते हैं, शहरों को बढ़ाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, और जिस हिसाब से पॉपुलेशन बहुत ही अधिक तेजी से ग्रो कर रहा है, ग्रोथ जो रेट जो है पॉपुलेशन का बहुत ही ज्यादा यूज है, उस प्रोस्पेक्ट से अगर देखें तो डिफोरेस्टेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है। जंगलों की कटाई, या जिसको हिंदी में वनोन्मूलन कहते हैं, वो भी बहुत तेजी से हो रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डिफोरेस्टेशन और पॉल्यूशन जो है अगर किसी कंट्री में होता है तो उस कंट्री में ही नहीं रहेगा, उस कंट्री से हटके उस स्टेट के बाहर भी, इवन उसके नेबरिंग और पूरे वर्ल्ड वाइड उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम सबको भुगतने पड़ेंगे। लैंड डिग्रेडेशन भी वही है, अगर मान लो किसी भी तरह का आप ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सप्लोर करते हो तो जो सॉल्ट होता है वो भी ऊपर आता है, जिसके चलते क्या होता है,
जो सोयल है उसकी फर्टिलिटी कमजोर खत्म होने लगती है, वो अनफर्टाइल हो जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है कि बार बार पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं हम बड़े बड़े साइज के पॉपुलेशन के फूड डिमांड को पूरा करने के लिए, ज्यादा कल्टीवेशन प्राप्त करने के लिए, तो लैंड का डिग्रेडेशन होता है, उसकी फर्टिलिटी खत्म होती जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आप कहीं पर भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है तो नेशनल या स्टेट बाउंड्री को नहीं मानेगा, उसके बाहर भी वो अपना प्रभाव छोड़ेगा। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस का, कोविड-19 का बहुत ज्यादा रिजल्ट जो है, या जो अभी लाइमलाइट में है, ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, तो उसमें देख सकते हैं चाइना से एक वायरस निकला और पूरी दुनिया को इफेक्टेड कर दिया इस ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो वही बात है, इस ग्लोबलाइजेशन के कारण जो कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के, वो एक कंट्री विशेष में नहीं रहेंगे, एक कंट्री एक स्टेट में ही बाउंड्री में नहीं रहेंगे, वो उसके बाहर भी अपने कॉन्सिक्वेंसेस दिखाएंगे। उसके बाद 2019 में एक क्वेश्चन आया है, देख सकते हैं आप, क्रूड ऑयल रिजर्व्स are limited all over the world if people continue the extract it at the present rate. The reserves would last only 35 to 40 years more. Explain any 3 ways to solve this problem. क्रूड ऑयल जो है पूरी दुनिया में लिमिटेड है, उन्हीं क्षेत्रों में है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक जगह से ऑयल निकाल रहे हो तो फिर वहां दूसरे दिन बनने लगेगा, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज माने जाते हैं। ठीक है, तो क्रूड ऑयल का जिस प्रेजेंट रेट पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा अच्छा यूज होगा, वर्ड होगा इसके लिए, तो उस हिसाब से 35 टू 40 इयर्स तक आते आते ये सारे क्रूड ऑयल या कच्चा तेल जो है पूरे धरती से खत्म हो जाएंगे, ये पूरी तरह से इनका यूज हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि कोई 3 ऐसे रास्ते आप बताओ जिससे कि ये हम इस चीज को खत्म होने से या अपने फ्यूचर में भी इनको यूज करने के लिए इसको बचा के रख सके। तो देखिए क्या है, लिखा स्टॉप द ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज जस्ट लाइक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम, अल्टरनेटिव सोर्सेज, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, डेवलप रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए सबसे पहले क्या करना हो कि वाइजेबल यूज करना पड़ेगा, स्टॉप ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। हम जो ओवर यूज कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो चीज नहीं करनी, उसको रोकने की जरूरत है। दूसरा चीज क्या है, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज खोजने पड़ेंगे। अल्टरनेटिव, पेट्रोलियम के बदले क्या, आप पेट्रोलियम किसके लिए होता है, तो भाई व्हीकल्स के लिए और मोटर्स के लिए, मोटर व्हीकल्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। तो हम अब इलेक्ट्रिसिटी भी उसका एक अच्छा सब्स्टिट्यूशन बना हुआ है, अल्टरनेट बना हुआ है। तो आप जो दुनिया के देश हैं, वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं, वो इसके लिए रिसर्च कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। हमको सस्टेनेबल लाइफस्टाइल यूज करना पड़ेगा, अपने फायदे के लिए नहीं जीना है, हमको जितनी जरूरत है उतना ही लेना है और नेक्स्ट आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़ना है। एक वाइजेबल यूज करना है अपने रिसोर्सेज का, इसी को सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कहते हैं। और उसके बाद डेवलप रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और जितने भी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी जो है, इसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है, ताकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है लाइक पेट्रोलियम, कोल, ये सब वो बचे रहें, उनका कम से कम यूज किया जाए। एक क्वेश्चन उसके बाद फिर आता है 2018 में, हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सस्टेनेबिलिटी किसी भी डेवलपमेंट के लिए क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका। ठीक है, आपको एग्जांपल के साथ बताना है। तो मैंने यहां एक चीज दिया है, डायनेमिक एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, और दूसरा कन्वर्जेशन। इन्हीं 4 वर्ड्स पे आपको फोकस करना है, इसी से पॉइंट्स बन जाएंगे। देखिए डायनेमिक का मतलब होता है चौतरफा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो चौतरफा विकास होता है। इसमें यह होता है कि प्रेजेंट की यूज जिस तरह मैंने बताई वो भी आप कर सकते हो, नीड भी पूरी हो जाती है और फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज बच जाते हैं। तो एक डायनेमिक और ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब केवल यूज तक ही नहीं है, सस्टेनेबल का मतलब जिसको सबको फायदा हो, प्रेजेंट को और फ्यूचर को भी। और इवन में जो प्रेजेंट में हैं जो लोग हमारे कंट्री में, इवन स्टेट या सोसाइटी में, उनमें अमीर से गरीब और जो कमजोर से जो मजबूत लोग हैं, बाहुबली हैं, चाहे जो भी हैं, है ना, मसल पावर वाले, सबको उसका बराबर बराबर फायदा हो, हर स्टेट को फायदा मिले, बैकवर्ड क्लासेस को भी फायदा मिले और डेवलप स्टेट्स को भी फायदा मिले। तो इस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, और कन्वर्जेशन, अगर सस्टेनेबिलिटी को हम
यूज में लाते हैं, सस्टेनेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, सतत पोषणीयता को एक्सेप्ट करते हैं, तो सबसे बड़ा चीज होगा संरक्षण का काम होगा, कंजर्वेशन का। किस तरह से, अगर आप सस्टेनेबल यूज करते हो अपने रिसोर्सेज का, तो उससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बचेगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हम नहीं करेंगे, वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो भी आज के डेट में क्लाइमेटिकल चेंज और जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स और कैलामिटीज आती हैं, वो सारी की सारी रुक जाएंगी, क्योंकि इससे सस्टेनेबिलिटी से सबसे बड़ा फायदा कंजर्वेशन का है, संरक्षण का है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण का है। आगे देख सकते हैं 2017 में क्वेश्चन आता है, व्हाई इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सप्लेन। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी क्यों जरूरी है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए इसलिए जरूरी है, पहली बात है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका ओवर यूज होता है, और लेस डेवलप रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। देखिए हम जो डेवलपमेंट करेंगे, हमारे पास जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड रिसोर्सेज हैं, जो उपलब्ध रिसोर्सेज या संसाधन है, उन्हीं के बेसिस पे हम अपना कोई भी कंट्री डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज आप अपने से बना नहीं सकते, वो नेचर से ही हमें मिलते हैं, ठीक है। तो पहली दिक्कत क्या है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और लिमिटेड रिसोर्सेस है तो उसका वाइजेबल यूज सोच समझ के जहां जरूरत है वहां यूज करेंगे, और जितनी जरूरत है उतना ही लेंगे, फ्यूचर के लिए भी बचा के रखेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि लंबे समय तक हम उस रिसोर्सेस को अपने डेवलपमेंट के लिए यूज में ला सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है, यहां पर मैंने बताया है ओवर यूज। आज की डेट में ओवर यूज बहुत कर रहे हैं हम रिसोर्सेज का, जितना यूज हुआ उतना यूज में लाए, और जो हो गया उसको एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी ले रहे हैं, अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि जिस कंट्री में ये बहुत ज्यादा होता था वहां से टोटली खत्म हो जाएगा, और उस देश को भी बाद में जाके कहीं दूसरे देश से इसको मंगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ओवर यूज के चलते, लिमिटेड रिसोर्सेज के चलते, और तीसरा है लेस डेवलप रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमारे पास विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, सब चीज के बारे में जानकारी है, लेकिन ये उस लेवल पे, उस ब्रॉडर लेवल पे डेवलप नहीं है जिसमें हम इसको यूज करके अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। ये लेस डेवलप चीजें हैं, इसलिए हम जो हमारे पास है उसका सस्टेनेबिलिटी के साथ यूज करके, उसको अपने यूज में ला करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। और एक चीज और, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैंने ऊपर ही वाले क्वेश्चन बताया था, यह एक डायनेमिक डेवलपमेंट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट का भी चित्र प्रस्तुत करता है, एक पिक्चर हमें प्रेजेंट करता है हमारे सामने। आगे देख सकते हैं, पीपल हैव कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स। मैंने कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स के बारे में आपको बताया था सरदार सरोवर डैम का एग्जांपल देके कॉन्सेप्चुअल क्लास में, डेवलपमेंट के फर्स्ट वीडियो में, कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स होते हैं उसमें एक का फायदा और एक का नुकसान होता है। तो वहां से आप समझ सकते हैं, मैंने यहां लिख भी रखा है, सरदार सरोवर डैम का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जिसमें सरदार सरोवर डैम में क्या हुआ था, जो ग्रामीण इलाके के थे, जो लोकल पीपल थे, ट्राइबल्स थे, उनको नुकसान होता है, और जो डेवलपर्स थे, गवर्नमेंट अथॉरिटी थे, उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। और इसमें एक चीज और है, एक और एग्जांपल दे सकते हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर। अगर फ्लाईओवर बनता है तो ट्रैफिक जाम कम होगा, वहां टोल टैक्स आएगा, टैक्स भी आएगा, और बहुत सारे फायदे होंगे वहां से। उसके साथ साथ बहुत सारे मार्केट का और शॉप्स का भी डेवलपमेंट होगा, लेकिन वहां पे जो लोकल लोग रहेंगे, झुग्गी झोपड़ी रहेगी, उनको तोड़ना पड़ेगा। तो एक तरफ से फायदा तो एक तरफ से नुकसान। ये जो सस्टेनेबल, जो ये कॉन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स है, डेवलपमेंट एक तरफ से बैन है और एक तरफ से बूम भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 3 पॉसिबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ लैंडलेस रूरल लेबरर। जो गांव में भूमिहीन मजदूर हैं, जिनके पास जमीन नहीं होती, किसी दूसरे के खेतों पे जाके काम करते हैं, उनके लिए क्या पॉसिबल डेवलपमेंट गोल हो सकते हैं। इससे उनके लिए सबसे अधिक, देखिए कोई मजदूर है तो उसको एक ही चीज से फायदा है कि ज्यादा से ज्यादा उसको लेबर मिले, ज्यादा से ज्यादा वर्क आवर मिले, तो ज्यादा से ज्यादा दिन उसको काम मिलना चाहिए, पहली बात। उसको बेटर वेजेज या अच्छी मजदूरी मिलनी चाहिए, दूसरी बात। और तीसरी बात, उसको फ्री हेल्थ और एजुकेशन की फ्री फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उसके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, और उनके लिए और उनके फैमिली मेंबर के लिए फ्री हेल्थ कवर। तो देख सकते हैं 6 क्वेश्चन, आगे हम और करेंगे। देखिए 7th क्वेश्चन हमारा है, मनी कांट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड टू लिव वेल, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, जस्टिफाई। 2016 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था।
तो आप देख सकते हैं जो रुपए है, मनी हमारे पास है, हमारी जो इनकम होती है वो चीजों को खरीद सकते हैं, हमारे सुख सुविधाओं की चीजों को खरीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारी चीजों को नहीं खरीद सकते, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं बट मनी कांट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, सारे गुड्स और सर्विसेज को नहीं खरीद सकते। क्या आप इसको मानते हैं? तो जस्टिफाई करें, बिल्कुल सही है। पॉपुलेशन, फ्री एनवायरमेंट, पीस, फ्रीडम, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, इन सब चीजों को नहीं खरीद सकते। एक बात बताओ, आपके पास कितना भी पैसा है, दिल्ली में जैसे पॉल्यूशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अभी हुई थी कुछ दिनों में, अभी भी है ही, ठीक है, और इवन वर्ल्ड के सारे जो कैपिटल सिटी है, जो हाईली पॉपुलेटेड सिटीज हैं, वहां पर ये प्रॉब्लम है। तो कितने भी पैसे हो जाए, आपको रहना इसी नेचर में, इन्वायरमेंट में है, आप पॉल्यूशन फ्री जो इन्वायरमेंट है वो नहीं खरीद सकते। आप अपने लिए रिस्पेक्ट पैसे से नहीं खरीद सकते, ठीक है, आप अपने लिए जो सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा है हर तरह की, वो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। जैसा कि मैंने कहा, फ्रीडम जो आजादी है या शांति है, पीस है, ये भी आप पैसे से नहीं खरीद सकते। तो मनी हर चीज को, हर गुड और सर्विसेज को नहीं खरीद सकती। उसके बाद मैंने बताया बाय ओनली मैटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो मैटेरियलिस्टिक थिंग है, भौतिकवादी वस्तुएं हैं जिनको हम सामने देख सकते हैं, जाके दुकान पे खरीद सकते हैं, उन्हीं चीजों को आप केवल मनी से खरीद सकते हो और अदर गुड एंड सर्विसेज को नहीं खरीद पाओगे। उसके डिफरेंशिएट बिटवीन एचडीआर एंड डब्ल्यूडीआर। एचडीआर मींस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये 2015 में आया था। ये डिफरेंशिएट करना, इसका मैंने अपने कॉन्सेप्चुअल क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, फिर भी दिखाता हूं। जो देखिए एचडीआर होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है, वो ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट दिखाता है, ठीक है, ये ब्रॉडर पिक्चर दिखाता है हमारे डेवलपमेंट का एक जो ब्रॉडर पिक्चर है कि कोई अगर पर्सन है, कोई स्टेट या कंट्री है, तो वो डेवलप है, वो एजुकेशन में डेवलप है या नहीं, उसकी हेल्थ फैसिलिटी डेवलप है कि नहीं, वो उसको सिक्योरिटी मिल रही है कि नहीं, उसका इनकम है कि नहीं, ये सब एचडीआर में आता है। तो ये एक ब्रॉडर और ओवरऑल एस्पेक्ट लेके आता है, पिक्चर दिखाता है। उसके बाद ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट दिखाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है, नॉट अ क्वांटिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन है तो पैसे हैं, मान लो हरियाणा के लोग हैं, उनके पास पैसे हैं, हर चीज है, लेकिन एजुकेशन बड़े कमजोर है उनकी, तो क्या है, ये आप उनका एचडीआर में वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं जो डब्ल्यूडीआर है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे डिपेंडेंट नहीं है। एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो मैंने पहले बताया था, उसको अपना बेस बनाता है, आधार बनाता है डेवलपमेंट के लिए, जबकि डब्ल्यूडीआर ये क्वांटिटेटिव एंड कन्वेंशनल एस्पेक्ट है। कन्वेंशनल मतलब पुरानी सोच, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो अच्छा कंट्री डेवलप है, जिनके पास कम पैसे हैं वो डेवलप नहीं है। और तीसरी चीज क्या है कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रा दिखाता है, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतना डेवलप है, ठीक है। तो ये मेन इसमें डिफरेंस है। एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डज केरला हैव अ बेटर एचडीआई रैंकिंग इन कंपैरिजन टू पंजाब, एक्सप्लेन विद 3 रीजंस। पंजाब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरला से नीचे क्यों है या केरला पंजाब से ऊपर क्यों है, ये क्वेश्चन आया था 2015 में। देखिए आपको जैसा पता है, एजुकेशन में और हेल्थ फैसिलिटी में केरला अभी इंडिया के और स्टेट से बहुत ही ऊपर है। सिक्योरिटी या सुरक्षा भी वहां पे जो क्राइम रेट है वो भी कम है। तो इन 3 चीजों को, रीजन्स को आप अच्छी तरह डिफाइन करोगे तो इससे आप अपने आंसर को दे सकते हो कि केरला क्यों एचडीआर में ज्यादा आगे है पंजाब से। What is the main norm used by the World Bank in classifying different countries as rich and poor countries? What are the restriction of such norms? 2015 में क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो किन नॉर्म्स को या किन तरीकों को, है ना, मानदंडों को किसी कंट्री को पुअर या रिच डिक्लेयर करने में या असेसमेंट अपना देने में यूज करता है, और उस पर रिस्ट्रिक्शन क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ देखा है यूएस डॉलर, यूएसडी मींस यूएस डॉलर 12,616 पर ईयर अगर कोई आदमी कमाता है तो उस कंट्री को रिच कहा जाएगा, और 1,530 यूएस डॉलर और उससे कोई कम कमाता है तो उसको मिडिल इनकम वाले कंट्री में वो करते हैं, और 1035 और उससे भी कम अगर यूएस डॉलर में कोई कंट्री के पीपल अगर पर ईयर इतना अगर उनकी इनकम है तो उसको पुअर कंट्री माना जाता है। ये वर्ल्ड बैंक का असेसमेंट है, उनका अपना क्राइटेरिया है किसी भी कंट्री को डेवलप बताने या अनडेवलप बताने में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या है कि इसमें ये ब्रॉडर एस्पेक्ट, वही बात है, ब्रॉडर पिक्चर या ब्रॉडर एस्पेक्ट नहीं देता।
ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है और ये क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया है, जिससे केवल ये बताया जा सकता है कि कोई कंट्री के लोगों के पास पैसे हैं कि नहीं, लेकिन उनका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनके लाइफ में जो भी चीज एसेंशियल चीजें वो पूरी हैं कि नहीं, ये नहीं बताता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू ग्राउंड वाटर बाय गिवन एग्जांपल। ये 2013 में क्वेश्चन आया था। ग्राउंड वाटर का एग्जांपल देके आपको ये बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे देख सकते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फॉर्मूला ही है कि किसी भी चीज का वाइजेबल यूज होगा। ग्राउंड वाटर का आज के डेट में इरिगेशन के लिए और इवन जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसके बेसिक डिमांड के लिए, जो ड्रिंकेबल वाटर है उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो गया है, बहुत बड़ी चिंता है, और कुछ दिन में हो सकता है कि इंडिया में ग्राउंड वाटर रहे ही नहीं। इवन बहुत सारी दुनिया में तो हो भी चुका है, बहुत सारे इलाके जहां ग्राउंड वाटर, इंडिया में भी ऐसे बहुत सारी कंट्री है जहां ग्राउंड वाटर नहीं रहा है, वहां खत्म हो चुका है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से ले सकते हैं, अगर वहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज किया जाता, सस्टेनेबिलिटी यूज को अगर प्रोसेस को, सस्टेनेबिलिटी के प्रोसेस को अगर अपने यूज में लाया जाता, प्रैक्टिस में लाया जाता, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, एवरेज इनकम इज इंपॉर्टेंट बट इट हैज लिमिटेशन व्हाइल यूजिंग इट, एक्सप्लेन। ये आप क्वेश्चन समझ सकते हो, एवरेज इनकम इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के असेसमेंट के लिए, लेकिन इसके भी लिमिटेशन है। बिल्कुल सही, सारे क्वेश्चन वही समझा रहा हूं, इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकम से लोगों का पता चल जाता है कि वो किसी भी गुड एंड सर्विसेज को लेने के लिए या उसका फायदा उठाने के लिए, उसका यूज करने के लिए कितने एक्सेसिबल है या कितने एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन इससे सारी चीजों का ब्रॉडर एस्पेक्ट का पता नहीं चलता। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द क्राइटेरियन यूज्ड बाय द यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। देख सकते हैं, यूएनडीपी, देखिए कहा जा रहा है कि यूएनडीपी किस तरह वर्ल्ड बैंक से डेवलपमेंट को असेसमेंट करने के लिए अलग क्राइटेरिया यूज करता है। मैंने पहले बता दिया था, एचडीआर जो होता है वो यूएनडीपी निकालता है और डब्ल्यूडीआर वर्ल्ड बैंक निकालता है। तो उसी क्वेश्चन के ऊपर आप कर सकते हैं, जो यूएनडीपी है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर किसी कंट्री को डेवलपमेंट का असेसमेंट करता है, जबकि वर्ल्ड बैंक जो होता है वो आपको मैंने बताया था डब्ल्यूडीआर, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पे ही या इनकम के आधार पे ही या जीडीपी के बेस पे ही वो किसी कंट्री के डेवलपमेंट का असेसमेंट निकालता है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, और मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, इससे चैप्टर से बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया। और मुझे पूरा विश्वास है कि चैप्टर बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक जरूर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।